we have Amit sir, some very distinguished people from different walks of life in Chhattisgarh. एक established politician, एक उभरती हुई politician, एक leading transgender activist from India, and one entrepreneur from the state of Chhattisgarh. Couldn't have asked for a better panel like this. मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर किरणमयी नायक जी के साथ. मैम, वुमेन्स रिजर्वेशन ऑब्वियसली हॉट टॉपिक है अभी, और आप रायपुर की मेयर रह चुकी हैं. आपने वुमेन्स रिजर्वेशन देखी है कैसी होती है लोकल अर्बन बॉडीज में. आप बताइए उस एक्सपीरियंस से क्या ये फायदेमंद होती है, क्या करप्शन कम होता है, क्या वुमेन को ज्यादा एम्पावरमेंट मिलती है? क्योंकि सच ये भी है कि काफी जो सीटें मिलती हैं वो मिलती हैं बेटियों को, बीवियों को जो नेता की होती हैं. तो ये रिजर्वेशन का आना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अर्बन बॉडीज में, वो रिफ्लेक्ट हो पाएगा नेशनल लेवल पे? सवाल आपका बहुत अच्छा है, और इसके लिए मैंने उस समय में काफी स्ट्रगल भी किया था. जब विमेन रिजर्वेशन की सीट डिक्लेयर हुई थी रायपुर के मेयर का, तो जैसा कि रूटीन में होता है, कई नेताओं ने अपनी बीवियों को, बेटियों को, बहुओं को लॉन्च करने की कोशिश की थी. पर हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग थे, और हमने जो कोशिश किया, पहली बात तो हमने अपना झंडा बुलंद किया कि जो पार्टी में लगातार वर्क किए हुए लोग हैं, यदि उनको मौका नहीं दिया गया तो ठीक नहीं होगा. ये हमारा अपने पार्टी के भवन में हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर पॉइंट था. और उसके कारण फिर हुआ ये कि सारी जो महिलाएं जो काम करती थी पार्टी में, वो सब की सब बहुत एनर्जेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो गई. और नतीजा ये हुआ कि मुझे टिकट मिली पार्टी से. और विमेन रिजर्वेशन बिल की जो आप बात कर रही हैं, महिलाओं को उससे सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, जो आपका कहना है, निश्चित रूप से महिलाएं जब आगे आती हैं तो वो केवल अपने लिए नहीं आती हैं. महिला जब भी आती है तो पूरे परिवार और समाज के लिए आती है, और निश्चित रूप से इसका फायदा मिलता है. और आप देखिएगा कि 1989 से जो विमेन रिजर्वेशन चालू हुआ है रूरल बॉडी में, अर्बन बॉडी में, उसमें कितनी महिलाएं निकल कर आईं. कुछ लोग जरूर कहते हैं कि अब उनका शासन जो है उनके पति चलाते हैं, पत्नियों के माध्यम से. नाम भी रखे जाते हैं, सरपंच पति, पार्षद पति और विधायक पति, ये भी नाम रखे जाते हैं, सांसद पति. पर मैं कहती हूं एटलीस्ट वो महिला का फेस तो सामने है. ये कम बड़ी बात नहीं है कि उसके पीछे उनके पति आ रहे हैं, परंतु कई जगह महिलाओं ने अपनी पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ है, और उसका फायदा देखने को भी मिला. और महिलाएं हर फील्ड में आज आगे हैं. निश्चित रूप से कोई महिला यदि आती है पॉलिटिक्स में, तो उसको अपने घर का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है. यदि उसको घर का सपोर्ट नहीं मिला तो वो दोनों तरफ से बर्बाद भी हो जाती है. ना तो पॉलिटिक्स में आ पाती है, ना घर की रह पाती है. ऐसी भी महिलाओं को हमने देखा है. नहीं देखा वाली बात नहीं, हर चीज के प्लस एंड माइनस होते हैं. तो ये फर्क तो पड़ता है. और जैसा आपके पास डेटा है, आज पूरे देश में लगभग 10 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आई हैं. और जिला पंचायत में जो 33% रिजर्वेशन था, वो अब 50% हो गया. यहाँ पर आपके नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी जगहों पर 33% रिजर्वेशन तो कंपलसरी है. और सीट रिजर्व्ड होती है तो दोनों पार्टी से, या कोई भी पार्टी हो, सभी तरफ से महिला कैंडिडेट ही होती हैं. अभी तक जो महिला बिल का विरोध हो रहा था वो ये था कि महिलाएं अपनी कॉम्पिटेंसी से आना चाहिए. इस बात पर मैं आपको थोड़ा सा अपना एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ. इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसमें मुझे जाने मिला था. जब वहां पर मैंने इस बात को रखा कि इतना पुराना इतिहास है अमेरिका का, और यहाँ अभी तक अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी, तो वो सब कहते थे कि नहीं, आपके इंडिया में जो है रिजर्वेशन,
ये महिलाएं क्वालिटी वाली नहीं आती हैं, रिजर्वेशन से क्वालिटी वाली महिलाएं नहीं आती। मैंने कहा इसका मतलब है कि जितने जेंट्स आते हैं वो सब क्वालिटी वाले हैं, महिलाएं क्वालिटी वाली नहीं होती क्या? और इस एक क्वेश्चन का आंसर 23 दिन में किसी ने भी नहीं दिया। हर जगह हमारे सुबह 8 से 5 तक सेशंस होते थे, और मैंने जब पूछा कि आप हमें क्यों बुलाते हैं, हमारा आना जाना पूरा रहना सारा चीज आप बेयर करते हैं, तो बोले हम चाहते हैं कि एक महिला यदि आती है एक कंट्री से तो हम उनसे उनके पूरे कंट्री के बारे में अलग अलग सेशंस में हम उनका बेस्ट जो है क्वालिटीज वो जान लेते हैं और उसकी हम अपनी प्रोग्रामिंग गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये चीज मुझे वहां पता चली थी कि महिलाओं को अमेरिका में वोटिंग राइट के लिए कई साल संघर्ष करना पड़ा था। और जो चीज हमारे इंडिया में हमको आजादी के साथ ही मिल गया था, तो ये एक फर्क पड़ता है। और उसके बाद हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर भी महिला थी, पहली राष्ट्रपति भी बनी यहाँ से महिला, तो क्या उनमें क्वालिटी नहीं थी? उनकी क्वालिटी को पूरी दुनिया ने देखा है। तो एक महिला को जब आप मौका देते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उसमें कितनी क्वालिटी, कितना पोटेंशियल है, लेकिन जब वो आती है और वो जब काम करती है तो उसका पोटेंशियल पूरी दुनिया देखती है। Thank you. That's so well said. That's so well said. We have Bhumika Upadhyay. She, along with her sister Shrankla, has started Uma Oils, which is a luxury beauty and wellness brand. Shrankla, I would like to ask you, when you and your sister a decade back started this, what was the reaction here in Chhattisgarh to two women entrepreneurs coming together and saying, this is something we want to do? You have I believe, a farm here, not far away from Raipur. Yeah, what was it back then for you and your sister to embark on this journey? Very frankly, I think we were lucky enough to have a support system and also a foundation, since we already had, we already were manufacturing essential oils before. So Uma Oil became like an extension to what we were doing. I do believe that it was easier, but a lot of other women entrepreneurs don't have it that easy. But yes, I do believe, there were teething problems with every new business that starts. So we did have a set of problems, like, setting up, say, how the products would eventually go over or things like that. But were the men listening? Were the men listening to your orders? Oh, so essential oils in general is a very male-dominated industry. So it took us a while, but the good part is we are in a day and age now that people are more receptive. So even though there are people who come from villages, once they see you working and they acknowledge that fact, and then they become more aware that, okay, you know what, we are going to listen to them, sort of a thing. And that makes it a lot easier now. I'm going to add this question to it so that you get... can you tell me a little bit about the female workforce that is there at Uma Oils? Because I think I was reading up that you make a conscious effort to employ women as well in your organization. That's true. I think from the inception itself, we were very certain that a majority of our workforce would be women. So at present, we have about 65 to 70% of women working. So I do believe that, when you empower a woman financially, it provides them, the confidence, and also, there's certain pride to it, and they're, more independent and happier. And I do feel like, they bring something to the table back to their families. And it's just heartwarming to see from where they were when we had initially taken them on to where they are now. And, just something that, you feel proud of yourself because, you could create that opportunity for the women here. So, yeah. And they are mostly from where can you tell us a little? So our factory is in Mahasamund, and the women that we get are actually from the surrounding villages. So that's, that's where they come from. That's great, that's great. Our next panelist is Kulisha Mishra, and she is the former president of the State Board of Jawahar Bal Manch.
Kulisha, you have a very interesting story. You come from a tribal royal family, जिसमें recently your aunt was appointed as the head of the royal family. And I've heard it's created quite a few tremors, the announcement. Can you tell me, we hear about, जब से मैं यहाँ आई हूँ, that how Chhattisgarh is a matrilineal society. In that context, this decision, this announcement, what's the impact of it? And as someone who is an heir apparent, how do you see it? थैंक यू सुहानी. आपने शुरुआत ही मेरे परिवार से की है, पर इस सवाल को अच्छे से मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा और बताना चाहती हूँ, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ में महिलाओं की भागीदारी और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के योगदान के बारे से आप शुरू करना चाहती हूँ. पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़कर आगे आई हैं. वो छत्तीसगढ़ ही था जो 1952 में ना सिर्फ एक महिला पर एक दलित महिला को कांग्रेस की टिकट पर चुनकर लोकसभा में भेजा गया था, और वो वही मिनी माता जी थी जिन्होंने आगे अनटचेबिलिटीज ऑफेंसेस एक्ट 1952 को पार्लियामेंट में पायलट किया, और जिसके बाद हमारे पूरे देश में छुआछूत एक ऑफेंस अपराध बना. उसके साथ ही एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ. 1969 में रानी ललिता देवी सिंह जी, उन्होंने पुसौर विधानसभा से चुनाव लड़ा, और वो सिर्फ एक महिला नहीं, एक आदिवासी महिला थी जिनको पुसौर की जनता ने, रायगढ़ की जनता ने निर्विरोध चुनकर सदन में भेजा. तो मेरे ख्याल से ये पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी एकमात्र आदिवासी महिला है जिन्होंने जो सदन गई और अनअपोज्ड गई. तो मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ, ये समझाने के लिए कि ट्रेडिशनली सोशली छत्तीसगढ़ की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती हैं, और जब भी मौका मिला है तो महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ ने महिलाओं का साथ दिया है. और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पेस या फील्ड में नहीं, सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में भी महिलाएं वही काम करती हैं जो पुरुष यहाँ काम करते हैं. अगर पुरुष खेत में जाते हैं और धान की रोपाई करते हैं या कटाई करते हैं, तो आप जब भी देखें खेतों में महिलाएं भी उतनी भागीदारी उनकी होती है जितना पुरुषों की होती है. हमारे आदिवासी समुदाय में जो वन में रहने वाले महिलाएं हैं, वो भी वही काम करती हैं जो पुरुष वहाँ पे काम करते हैं. अगर आप फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ आएं तो देखेंगे कि जितने भी महुआ के पेड़ हैं, वहाँ पे नीचे जो महुआ की जो बुनाई है, जो बिनते हैं, वो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं करती हैं. महुआ के अलावा हर्रा, तेंदुपत्ता, ये सब जो काम है, इससे इकोनॉमिक स्टेटस है महिलाओं की आदिवासियों के बीच, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो यही जो हमारे इलाके की, हमारे आदिवासियों की जो परंपरा रही है, जो ट्रेडिशन और कल्चर रहा है, इसी को हमारे परिवार ने भी आगे बढ़ाया है. And I think your family is from Sarangarh. Yes, right? सारंगढ़. तो जब ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जब हमारे घर में कोई मेल हेड ऑफ द फैमिली नहीं रहे और जो हेड ऑफ द फैमिली थी वो महिला ही थी, तो लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो जो टाइटल है वो महिला को दिया जाए, irrespective of the gender. And I think you need to add to this, she's not called Rajkumari. What is she called? So it was decided because she's inheriting the throne of the Raja, she will be given the title of the Raja itself. That's Chhattisgarh for you. No discrimination on gender. Yeah. We have Vidya Rajput ji. And क्या अद्भुत कहानी है विद्या जी, आपने क्या किया नहीं है. मैं जरा एक लिस्ट दे दूं. ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस में नौकरी, उनको घर दिलवाना, शादियां करवाना, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने तो कराई नहीं, इन्होंने करा दी. सम्मान देना,
जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन के लिए, एक रिस्पेक्ट, एक एक्सेप्टेंस, बट आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने के लिए विद्या जी बहुत कठिन रही है। उससे पहले यहाँ इस मुकाम पे आने के लिए यहाँ पर आपको रायपुर आना पड़ा ये सब करने के लिए। मुझे थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएंगे विद्या जी ब्रीफली। थैंक यू सो मच। और ये ऐसा बहुत कम मंच मिलता है ट्रांसजेंडरों को जहां वो अपनी बात रख सकें, और इंडिया टुडे ने मुझे मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच। और मैं बस्तर से हूं, और मेरा जो जन्म है वो एक गलत शरीर पे हुआ, एक लड़के के शरीर पे हुआ, और परिवार समाज ने मुझे एक लड़के के रूप में आइडेंटिटी दिया, और कभी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं एक लड़का हूँ। मैं जब से होश संभाली खुद को एक लड़की ही महसूस करी, और जैसे सभी ट्रांसजेंडरों के साथ होता है वो सारी चीज़ें मुझे भी झेलनी पड़ी। खासकर लड़का बनो, और वो कभी मैं बनी नहीं, और मुझे शुरू से ही लड़कियों की ही चीज़ें पसंद थी, लड़कियों के साथ खेलना, और वो फीलिंग, वो एहसास, उसी एहसास के साथ मैं आगे बढ़ी। और चूंकि राजपूत परिवार से हूँ तो शुरू से ही ये प्रेशर रहा कि जब मैं हार्मोन्स चेंजेस आए तो तुम्हें मूंछ नहीं कटाना है, लड़कियों के साथ नहीं रहना है, लड़कियों की तरह नहीं नाचना है, और लड़का बनो, मर्द बनो। तो ये प्रेशर शुरू से ही रहा, और उसको लेके कई बार मौखिक शोषण भी हुआ, वो चीज़ें शारीरिक शोषण तक भी पहुंची। और एक तलाश थी मुझे खुद की कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखती थी कि मैं बायोलॉजिकली लड़का हूँ और एक साइकोलॉजी लड़की हूँ। और उस दौर पे मेरे पास में कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई करिकुलम नहीं था जहाँ मैं खुद को पढ़ सकूं, खुद को समझ सकूं। रायपुर आई, पर ये चीज़ था कि मेरे साथ में ये चुनौतियाँ थी, ये प्रॉब्लम थे। और जब मैं अपने जैसे लोगों से मिली 1994 में, और उसके बाद थोड़ा बहुत कम्युनिटी को जानने लगी, और थोड़ा बहुत 2009 में जब मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ के काम करने लगी तो कुछ केस स्टडी की, तो ये पता चला कि मात्र 2% ही फैमिली एक्सेप्टेंस है। अगर मैंने 3 कपड़ा पहन लिया, विकास से विद्या के रूप में आ गई, तो मेरे लिए परिवार का दरवाजा बंद हो जाता है, किसी भी किन्नर की घर वापसी नहीं होती है। और लगभग 33% जो है वो ट्रांसजेंडर सुसाइड कर लेते हैं, और लगभग 40% ट्रांसजेंडरों का जो है वो मर्डर कर दिया जाता है, जिसमें 9% फैमिली के लोग ही होते हैं। और 50% ट्रांसजेंडर जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जेंडर बॉक्स में नहीं आते हैं, ना ही फीमेल के जेंडर बॉक्स में, ना ही मेल के जेंडर बॉक्स में। किसी भी ट्रांसजेंडर की शादी नहीं होती, इसलिए क्योंकि एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, सोशल मैकेनिज्म नहीं है। और ये बहुत सारी चुनौतियां, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने ट्रांसजेंडर जॉब कर रहे हैं। तो ये सब चीज को देख के मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ओल्ड एज के लिए काम हो रहा है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है, एनिमल्स के लिए काम हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए काम हो रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट मुझे क्या तकलीफ है ये चीज लोगों तक जानी चाहिए, और वो हम लोगों ने 2009 से काम करना शुरू किया। और प्लीज और बहुत कमाल का काम किया है आपने। 2% रिजर्वेशन कराई है गवर्नमेंट से फॉर हाउसिंग। आपने ट्रांसजेंडर अवेयरनेस के लिए टेक्स्ट बुक्स में डाला है चैप्टर्स। फिर आपने पुलिस में जॉब दिलवाना, ये आई मीन दैट्स एन अमेजिंग थिंग कि पुलिस ऑफिसर्स हो ये। और देखा जाए, ट्रेडिशनली मैं पढ़ रही थी कि रायपुर में एक ट्रांस मेयर भी रह चुकी हैं, एक मिस छत्तीसगढ़ भी ट्रांस रह चुकी हैं। तो देखा जाए तो रायपुर जैसे शहर में थोड़ा एक्सेप्टेंस है, आप कहेंगी बढ़ रहा है या है? बहुत है बहुत है। और मैं मेयर की बात बताऊं तो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें उससे पहले जब मेयर का इलेक्शन हुआ था तो मधु मेयर करके रायगढ़ से सेलेक्ट हुई थी, और वीना सेंद्रे जो है वो मिस इंटरनेशनल क्वीन तक गई हुई थी, और वो टॉप 6 में रही हैं। और ये बात सच है कि किसी भी चीज को समझने के लिए
उस विषय पे जानना जरूरी है। जब तक टी फॉर ट्रांसजेंडर नहीं पढ़ेंगे तो ट्रांसजेंडरों के लिए सेंसिटाइज नहीं होंगे और ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये स्कूल सिलेबस में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जो भी गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट अपना 12th पास आउट करता है, चाहे वो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल पास करता है, तो वो क्लास 8th और 9th में ट्रांसजेंडर पढ़ता है। तो ये चीजें जो यंग स्टेट में हैं, वो चीजें दूसरे किसी स्टेट में नहीं हैं, वो यहाँ लोग पढ़ रहे हैं। और एक अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहूंगी कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है मितवा, और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपके लोग ट्रेनों पे परेशान करते हैं, आप उन्हें किसी अच्छे लाइवलीहुड से क्यों नहीं जोड़ती। पर आज ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो मुझे भी अब जानते हैं और उन ट्रांसजेंडर पुलिस को भी जानते हैं, और वो लोग ये बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे राजभवन में ड्यूटी करते हैं, तुम्हारे बच्चे किसी थाने पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हम उस दौर के गवाह हैं जहां पे लोगों को बदलते हुए और समुदाय को बदलते हुए देखा है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में मैं जन्म लेती हूँ और मेरे पहचान के बाद ही मेरे माँ बाप मुझे हिजड़ा या नपुंसक या नामर्द या कलंक या अभिश्राप समझ के घर से निकाल देते हैं, या ऐसा माहौल बना देते हैं कि मैं उस घर पे सफर नहीं कर पाती। पर वही राज्य शासन मुझे अवसर देता है और आज लोग वर्दी में दूसरा को सुरक्षा दे रहे हैं। वाह वाह। हमारे पास वक्त कम है, मैं 2 क्विक क्वेश्चन पूछूंगी डॉक्टर मैम से। मैम, आप चेयरपर्सन है स्टेट वुमेन कमीशन की, आप मुझे बताएंगी कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं एट्रोसिटीज को लेकर? क्या अल्कोहल कंजम्पशन एक इश्यू है और उसके इन्फ्लुएंस में जो क्राइम्स होते हैं कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, एंड डू यू थिंक प्रोहिबिशन इज परहैप्स द नेक्स्ट स्टेप उस दौरे को देखते? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण यदि आप बात कर रही हैं कि उसके कारण केसेस आते हैं क्या, ऐसे केसेस दोनों तरफ से हैं। ना केवल पुरुष का अल्कोहल कंजम्पशन, इवन महिलाओं के अल्कोहल कंजम्पशन के भी मामले आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक पीड़ित पति के परिवार की महिलाओं ने मेरे पास केस लगाया कि हमारी जो बहू है वो ड्रिंक करती है, चरस गांजा भी पीती है और उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। उसने ऑलरेडी 498A केस दर्ज कर रखा था। तो हमने जब उसको बुलाया, क्योंकि उनकी सासों ने हमारे पास कंप्लेंट किया था, तो वो लेडी वहां पर खड़ी हुई। हमने पूछा, ये तुम्हारी फोटोज हैं? बियर की बोतल, दारू की बोतल और सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए, शॉर्ट पैंट्स, स्लीवलेस, और बहुत सारे मेल पर्सन्स के साथ, जो कि किसी भी ससुराल वाले को ऑब्जेक्शनेबल लगेगा। उस लेडी कहना था, ओ महिला आयोग, थोड़ा स्मार्ट बनो, ये मैं कर रही हूं, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? तो ये पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर थी वो बोलने वाली। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष ही लेते हैं या महिलाएं नहीं लेती। आज के जमाने में जहां पर इक्वालिटी की बात हो रही है, ये सारी चीजें सारे जगह पर है। फेयर पॉइंट, बट आप मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही। किस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास एट्रोसिटीज को लेकर? एट्रोसिटीज को लेकर के देखिए, हमारी एक लिमिटेशन है कि जहां पर यदि कोई मामला पुलिस थाने में दर्ज हो या कोर्ट में हो तो हम सुनवाई नहीं करते हैं। तो हमारे पास जनरली हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। तो कहीं कहीं पर रहती है कि हस्बैंड दारू पीता है और उसके कारण मारता पीटता है। तो ये यदि मैं अपने यहाँ के परसेंटेज वाइज कहूँ तो इससे रिलेटेड जो मामले हैं ये बहुत कम हैं और लोगों की ईगो से रिलेटेड मामले ज्यादा हैं। Felicia, I'll end it with you. Reservation को लेकर, you are the generation next of Indian politics. आप कांग्रेस में हैं, काफी एक्टिव हैं. For you, a bill like this coming in, what do you think is a step in the right direction for aspiring politicians like you? Yeah. महिला आरक्षण बिल के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। उससे 2 बात साफ हैं
एक तो कि इस बिल का सभी राजनीतिक दलों ने खुलकर समर्थन किया है, और दूसरी बात यह है कि ये जो बिल है ये 2 फुट नोट्स के साथ आता है। एक की जो आरक्षण है वो जनगणना और परिसीमन के बाद होगा, और इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जब ये बोला जाता है तो हमें ये क्लियरली नहीं पता कि कब ये बिल लागू होगा। अगर सरकार की मंशा ये है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहिए, ये जो पहला फुटनोट था कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की? अगर इस बिल के पीछे जो मंशा है वो महिला सशक्तिकरण का है, विमेन एम्पावरमेंट का है, तो ये बिल कल से ही लागू हो जाना चाहिए। और अगर नहीं है तो इस बिल के पीछे मंशा है क्या? तो अगर हमें एक ऐसा बिल दे दिया जा रहा है जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता कि ये रिजर्वेशन कब लागू होगा और हमें इससे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कब क्या फायदा मिलेगा, तो अभी ये बिल के बारे में कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। अगर हम देखें मंशा, सरकार की मंशा के बारे में बात करें, और क्योंकि आपने कांग्रेस की बात की तो मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो सरकार की मंशा होती है वो हमें पंचायती राज में जो 33% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया उससे नजर आता है। साफ साफ बोला गया कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा और वो करके दिया गया हम लोगों को। अभी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये बिल तब के तब लागू कर दिया जाएगा। तो ये हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है अगर कोई भी सरकार ऐसे बिल का सहयोग करती है तो। Great, thank you so much. We don't have enough time, otherwise I could have continued. But Dr. Kiranmai ji, Bhumika, Felicia, and Vidya ji, thank you so much for your time and wishing you the best. Thank you.